नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, सीआईबी से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो सीआईबी एग्ज़ाम देने चाह रहे हों। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीआईबी के पेपर 1 की यूनिट 26 जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, और ये इस यूनिट का पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी इसका आएगा। साथियों, किसी भी बैंक को जब क्रेडिट देना होता है, जो क्रेडिट के पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं जिनको ध्यान में रखना होता है। कुछ फैक्टर ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको हमेशा ध्यान में रखना होता है। बैंक्स लोन पॉलिसीज एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय सम अनरिटन प्रिंसिपल्स विच आर एज अंडर। तो कुछ अनरिटन प्रिंसिपल्स होते हैं जो कहीं लिखे नहीं हैं, लेकिन उनको ध्यान में रखना होता है जब भी बैंक की क्रेडिट पॉलिसी बनाई जाती है या क्रेडिट के जो डिसीजंस लिए जाते हैं उस समय इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? पहला है सेफ्टी ऑफ फंड्स। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि जो फंड्स बैंक दे रहा है वो सेफ रहें। तो ये सेफ्टी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे ऊपर जो रहता है बैंक के कि एटलीस्ट अगर अर्निंग ना हो, कि जो लैंडिंग जो बैंक कर रहा है, कम से कम वो प्रिंसिपल जो है, वो अमाउंट जो है वो सेफ रहे। सेकंड है पर्पज़, कि किस पर्पज़ के लिए लैंडिंग की जा रही है। कोई ऐसा पर्पज़ तो नहीं है, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी तो वो पर्सन नहीं करने जाना जिसको हम लैंडिंग कर रहे हैं, या जिसको बैंक लैंडिंग कर रहा है वो किस लिए ले रहा है। कोई ऐसा गलत काम तो नहीं करेगा, कोई चोरी सट्टेबाजी इस तरह का कोई काम तो नहीं करेगा, तो वो देखना होता है। थर्ड है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कि जो बैंक लोन दे रहा है, जो फंड्स एक्सटेंड कर रहा है, जो क्रेडिट एक्सटेंड कर रहा है बोरोवर को, उसके बदले में बैंक को कितनी इनकम होगी, प्रॉफिट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट इनकम कितनी होगी बैंक की, तो उसको भी बैंक ध्यान में रखता है। क्योंकि अदरवाइज़ अगर प्रॉफिटेबल नहीं है, एसेट्स जो दिए हैं, बैंक के एसेट तो लोन ही होते हैं, और जो क्रेडिट में अगर जो इंटरेस्ट इनकम है अगर वो नहीं होगी तो फिर बैंक का लोन देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट है इसमें लिक्विडिटी। लिक्विडिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए भी ध्यान में रखना होता है कि कोई लिक्विडिटी हमेशा बैंक के पास एडिक्वेट जो है वो होनी चाहिए। जितनी जो उसकी लायबिलिटीज़ हैं उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज है जो बैंक को लिक्विड फॉर्म में रखना होता है। तो लिक्विडिटी का भी मिसमैच ना हो, यानी कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बैंक के पास रहेगी वो भी ठीक नहीं है, और लिक्विडिटी का क्रंच भी नहीं होना चाहिए कि जो बैंक की लायबिलिटीज़ हैं उनको बैंक अगर टाइमली मीट ना कर पाए, वो भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी का मतलब हो गया कि जो बैंक जो लोन दे रहा है उसके बदले में बैंक को क्या सिक्योरिटी, क्या गारंटी, क्या मिल रहा है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी, आईपी है, एफडीआर है, क्या चीज़ उसको सिक्योरिटी में मिल रही है। नेक्स्ट है रिस्क स्प्रेड। तो इसमें कितना रिस्क है और कितना वो रिस्क स्प्रेड उसका किस तरह का है उस पर्टिकुलर लोन में, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, सेक्टर में। तो इन सब चीज़ों का बैंक को ध्यान रखना होता है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ क्रेडिट हैं। इन प्रिंसिपल्स को हमेशा बैंक की लोन पॉलिसी में और जो डिसीजन लिए जाते हैं मैनेजमेंट के द्वारा उन सभी में इनका ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ बोरोवर्स। तो कितने तरह के बोरोवर्स होते हैं जो बैंक के पास लैंड पैसा लेने आते हैं या बोरोइंग करने आते हैं, जिनको लोन चाहिए होता है। तो कई तरह के बोरोवर हो सकते हैं। अब बोरोवर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, प्रोप्राइटरी फर्म भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट वेंचर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकती है, कंपनीज़ हो सकती हैं, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस हो सकती हैं, ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो सकती हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती हैं, या फिर कोई अदर लीगल एंटिटी। तो ये सभी जो हैं अलग अलग तरह के बोरोवर्स हैं जो हो सकते हैं, अलग अलग तरह की एंटिटीज़ हैं जो लोन बैंक से लेने आ सकती हैं। तो इतने तरह के बोरोवर्स हो सकते हैं। अब इन सभी बोरोवर्स के लिए अलग अलग तरह के लॉज हैं कंट्री में, कि अगर कोई पर्टिकुलर बोरोवर है उसके लिए कौन सा लॉ एप्लीकेबल है। तो इसकी एक टेबल ये जो सामने बनी हुई है कि अगर कोई इंडिविजुअल है तो उस केस में लॉ कौन सा एप्लीकेबल होगा। बैंक को ये भी ध्यान रखना होता है कि जब कोई लोन वो एक्सटेंड कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो किस लॉ के तहत किस इंडिविजुअल को दे रहे हैं, और जिस इंडिविजुअल को दे रहे हैं उसके ऊपर कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं। तो उस लॉ के अकॉर्डिंग वो ठीक है या नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है कि नहीं है, तो वो सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। तो लॉ एप्लीकेबल कौन कौन से हैं? इंडिविजुअल्स के केस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो लागू होता है। पार्टनरशिप फर्म के केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट,
ऐसे ही HUF या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिन्हें हम कहते हैं, उनके केस में कस्टमरी लॉज पर्टेनिंग टू हिंदूज, कंपनीज़ के केस में कंपनीज एक्ट, स्टैचुटरी कॉरपोरेशंस के केस में एक्ट दैट क्रिएटेड दैम, जिस एक्ट के द्वारा उन कॉरपोरेशंस को बनाया गया है वही एक्ट उन पर लागू होंगे। ट्रस्ट के केस में इंडियन ट्रस्ट एक्ट, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट, ये सभी ट्रस्ट पे लागू होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के केस में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ये लागू होते हैं। अब कितने तरह के क्रेडिट हैं जो बैंक के द्वारा दिए जाते हैं, तो नॉर्मली जो हम डिवाइड करते हैं क्रेडिट को, वैसे तो कई तरीके हैं डिवाइड करने के। सबसे कॉमन जो है वो फंड बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड में डिवाइड करते हैं। तो फंड बेस्ड की अगर हम बात करें, जो जहाँ पर एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ मनी होता है वहाँ पर फंड बेस्ड लैंडिंग उसको हम कहते हैं। इन फंड बेस्ड लैंड क्रेडिट देयर इज़ एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ मनी फ्रॉम बैंक टू द बोरोवर। तो जितने भी, चाहे वो कैश क्रेडिट हो, टर्म लोन हो, जहाँ पर जो लोन अकाउंट एक बार खुल जाता है उसमें से पैसा जो है वो कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या बैंक के द्वारा बोरोवर को दे दिया जाता है वो पैसा, तो वो सभी केस में जो वो सारी जो क्रेडिट होंगे वो फंड बेस्ड की कैटेगरी में आएंगे। अब दूसरी कैटेगरी है नॉन फंड बेस्ड की। नॉन फंड बेस्ड में ऐसा नहीं होता है। नॉन फंड बेस्ड में एक लिमिट नॉन फंड बेस्ड बना दी जाती है, लेकिन एक्चुअल ट्रांसफ़र जो है मनी का वो बैंक के तरफ से बोरोवर को नहीं किया जाता है। इन नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट देर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ मनी बट द कमिटमेंट बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट मे रिजल्ट इन फ्यूचर ट्रांसफ़र ऑफ मनी टू द बेनिफिशियरी ऑफ सच अ कमिटमेंट। अब होता क्या है कि नॉन फंड के केस में जो बैंक है वो एक कमिटमेंट कर देता है बोरोवर की तरफ से किसी थर्ड पार्टी को, चाहे वो फाइनेंशियल गारंटी हो सकती है या परफॉर्मेंस हो सकती है, कई तरह की होती हैं, ये सभी नॉन फंड बेस्ड में आती हैं। जैसे इसका एग्जांपल है, कोई बैंक गारंटी है अगर जो इशू की गई है किसके फेवर में, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के फेवर में। मान लीजिए कोई बैंक का कस्टमर है जो कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर है जिसने ठेका लिया है, तो कुछ कंस्ट्रक्शन उसे करना है, उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो हमेशा ज़्यादातर देखा गया है वो बैंक गारंटी मांगता है कि बैंक से आप गारंटी ला के दो, अगर आप ये काम जो है वो नहीं कर पाए या आपने एज पर स्टैंडर्ड नहीं किया टाइमली मैनर में, तो ये गारंटी वो है, वो पैसा जो है वो बैंक वो उसको जो डिपार्टमेंट है उस गारंटी को इवोक करेगा, उतना पैसा बैंक से मांगेगा। तो इसी तरह की ये जो गारंटीज़ होती हैं जो इशू की जाती हैं बेनिफिशियरी के फेवर में ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि जो बैंक का कस्टमर है उसके बिहाफ पर अगर कोई गारंटी इशू की है तो ये नॉन फंड बेस्ड की कैटेगरी में आएगी। अब इस समय ये नॉन फंड बेस्ड की कैटेगरी में है, बट हो सकता है फ्यूचर में अगर वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है वो कस्टमर, यानी कि जो उसका कमिटमेंट था, जो उसका एग्रीमेंट था उस डिपार्टमेंट से, उसको वो फुलफ़िल नहीं कर पाता है, तो उस केस में अगर वो गारंटी इवोक हो जाती है तो वो जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो बैंक से उस गारंटी का अमाउंट मांग सकता है। तो उस केस में जो वो है अमाउंट जो है वो ये नॉन फंड बेस्ड से फंड बेस्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि वो एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ मनी वहाँ पर हो जाएगा। अब क्रेडिट को इसकी तरह भी कि जो पर्पज़ है, जिस पर्पज़ से लोन दिया जा रहा है उसके बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंस हो गया या प्रोजेक्ट फाइनेंस हो गया, एक्सपोर्ट फाइनेंस हो गया, क्रॉप लोन हो गया। अब वर्किंग कैपिटल फाइनेंस जो नॉर्मली दिया जाता है वो जो भी कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फर्म्स हैं जो काम कर रही हैं, उनको जो वर्किंग कैपिटल डे टू डे रिक्वायरमेंट की, डे टू डे जो वर्क है उनका, उसके लिए जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए वर्किंग कैपिटल फाइनेंस दिया जाता है। कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है, कोई नया प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, उसकी जो फाइनेंसिंग होती है, उसमें कई कंपोनेंट लोन के इन्वॉल्व होते हैं, नॉर्मली टर्म लोन, कैश क्रेडिट हो सकते हैं, तो वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की कैटेगरी में, प्रोजेक्ट फाइनेंस की कैटेगरी में आएगा। एक्सपोर्ट फाइनेंस होता है जिसमें बैकिंग क्रेडिट वगैरह दिया जाता है, तो वो है। ऐसे ही क्रॉप लोन है, क्रॉप लोन जो एग्रीकल्चर लोन्स जो होते हैं, KCC एक है हो गया, या बाकी और लोन्स जो हो गए, तो ये क्रॉप लोन के एग्जांपल हैं। इस तरह से भी डिवाइड किया जा सकता है। और एक जो बैंक का तरीका है, बैंक ऑफन क्लासीफाई देयर क्रेडिट पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कस्टमर्स लाइक कॉर्पोरेट, रिटेल, एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। तो इस तरह से भी बैंक क्लासीफाई करते हैं कि कॉर्पोरेट जो प्रोडक्ट हैं बैंक के लोन के, या रिटेल के प्रोडक्ट हैं, रिटेल में नॉर्मली जो कार लोन, हाउसिंग लोन, ये सभी आते हैं। और कॉर्पोरेट में जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग हो गई या टर्म लोन बड़े बड़े जो दिए जाते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह को, वो हो गए कंपनीज़ को। ऐसे ही इंटरनेशनल जो हो गए, जो PCs वगैरह है, एक्सपोर्ट इम्पोर्टर्स को दी जाती हैं। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हो गई। तो बैंक जो है वो इस तरह से अपने जो फाइनेंसिंग है उसको डिवाइड करता है। तो कई तरह से हम क्रेडिट को देख सकते हैं, डिवीज़न, उनके टाइप्स को क्लासीफाई कर सकते हैं।
अब कंपोनेंट्स ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, तो क्रेडिट मैनेजमेंट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? तो जो क्रेडिट मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स हैं, लोन पॉलिसी ऑफ द बैंक, अप्रेजल, डिलीवरी, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी, रीफाइनेंस। तो ये सभी जो हैं वो क्रेडिट मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स हैं। अब इनको हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। लोन पॉलिसी ऑफ द बैंक की बात करें हम, एवरी बैंक हैज़ इट्स ओन लोन पॉलिसी एंड एवरी लोन सैंक्शन शुड बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दिस पॉलिसी। तो हर एक बैंक की एक लोन पॉलिसी होगी और हर एक जो लोन सैंक्शन होगा वो इस पॉलिसी के फ्रेमवर्क में होना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि बैंक में एक सर्कुलर, जो पॉलिसी सर्कुलर, एक तो आरबीआई की जो लोन पॉलिसी आती है, हर साल एक सर्कुलर आता है आरबीआई का लोन पॉलिसी का। उसके बाद में, उस सर्कुलर के बाद में अक्सर जो बैंक का भी एक सर्कुलर आता है लोन पॉलिसी के ऊपर। ये बड़ा सर्कुलर होता है, ब्रॉड गाइडलाइंस इसमें लोन्स की सारी होती हैं। तो ये सी उसमें लोन पॉलिसीज़ पूरी होती है, तो उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। Formulation of loan policy is influenced by various factors like market condition, policies of the competitors, banks, own SWOT analysis and RBI policy। तो फॉर्मुलेशन जो लोन पॉलिसी की है वो कई फैक्टर के द्वारा इन्फ्लुएंस की जाती है, जैसे कि मार्केट कंडीशन क्या चल रही है उस समय, बाकी जो बैंक हैं उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं कंपटीटर बैंक्स की, और SWOT एनालिसिस यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट, वो सारे देखना, उनकी एनालिसिस करना चारों फैक्टर्स की, और आरबीआई की पॉलिसी उस समय क्या है, पॉलिसीज़ क्या चल रही हैं, उनके हिसाब से लोन पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेट की जाती है। लोन पॉलिसी कंटेन्स गाइडलाइंस अबाउट द फॉलोइंग एस्पेक्ट। तो लोन पॉलिसी में जो गाइडलाइंस होती हैं ब्रॉडली वो इन कैटेगरीज, इनके बारे में होती हैं। एक्सपोजर लिमिट फॉर सिंगल बोरोवर एंड ग्रुप। तो किसी पर्टिकुलर बोरोवर को या ग्रुप को कितना एक्सपोजर हम बैंक दे सकता है, कितनी लिमिट, कितना लोन बैंक उनको दे सकता है, उसके बारे में, एक्सपोजर जो लिमिट्स हैं उनके बारे में इसमें जानकारी होती है, गाइडलाइंस होती हैं। बाकी होती हैं एक्सपोजर लिमिट फॉर इंडिविजुअल सेक्टर। तो किसी इंडिविजुअल सेक्टर में कितना एक्सपोजर हो सकता है, दिस इज अंडर कॉन्स्टेंट वॉच। इफ बैंक परसेप्शन अबाउट पर्टिकुलर सेक्टर डिटोरिएट्स, एक्सपोजर लिमिट आर रिड्यूस्ड अकॉर्डिंगली। लोन पॉलिसी ऑल्सो कवर्स थ्रस्ट एरिया एंड लो प्रायोरिटी एरिया एटसेट्रा। तो होता क्या है साथियों, अलग अलग सेक्टर्स जो हैं, बैंक क्या करता है, हर एक सेक्टर के लिए आउटलुक जारी करता है, गाइडलाइन अपनी बनाता है कि किस सेक्टर को हमें थ्रस्ट एरिया रखना है, किसको ज़्यादा लोन देना है, किसको कम लोन देना है, और कौन सा सेक्टर ऐसा है जो बैंक को लगता है कि वो आगे ग्रो करेगा, कौन सा सेक्टर बैंक को ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा आगे ग्रो नहीं करेगा। तो जो आगे ज़्यादा ग्रो करेगा बैंक उसको ही ज़्यादा लोन देना चाहेगा। तो हमेशा, और ये कांस्टेंट नहीं है, ये थोड़े थोड़े दिन बाद बैंक का जो है एज़ पर जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से आउटलुक जो है वो चेंज होता रहता है। तो उसके हिसाब से जो सेक्टर वाइज लिमिट्स हैं वो सेट की जाती हैं कि किस पर्टिकुलर सेक्टर को कितनी लिमिट, कितना एक्सपोजर बैंक दे सकता है, उसके हिसाब से ही लोन पॉलिसी डिसाइड की जाती है। तीसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिस्क्रिशनरी पावर एट वेरियस लेवल फॉर सैंक्शनिंग ऑफ लोन्स, एग्जाम्पल अलाउइंग ओवर ड्राइंग एंड एडहॉक लिमिट। अब होता क्या है कि इसमें लोन पावर्स यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर्स जो हैं वो भी लोन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लोन पॉलिसी में ये भी बताया जाता है कि किस अथॉरिटी की कितनी पावर हैं और क्या वो ओवर, जो डिस्क्रिशनरी पावर किसके पास रहेंगी, यानी कि एडहॉक लिमिट्स वगैरह हैं, किसी को क्लीन ओडी अगर देना है या ओवर ड्राइंग अगर कई बार हो रही है तो उसको कौन अलाउ, उस एक्शन को कौन कंफर्म कर सकता है, उसको कौन अलाउ कर सकता है, तो कौन सी अथॉरिटी के पास क्या पावर होगी उसको भी लोन पॉलिसी में बताया जाता है। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है अप्रेजल। अप्रेजल क्या होता है, बिफोर गिविंग क्रेडिट टू अ बोरोवर लेंडर हैज़ टू गेट आंसर ऑफ वेरियस क्वेश्चंस रिगार्डिंग बोरोवर एंड द प्रोजेक्ट और बिजनेस वेयर दिस मनी इज गोइंग टू बी इन्वेस्टेड। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस इज कॉल्ड क्रेडिट अप्रेजल। तो जब सबसे पहले तो ये है कि कोई प्रपोजल बैंक के पास आया तो बैंक में गया, बैंकर जो बैठे हैं उनके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस आएंगे उस प्रपोजल के रिगार्डिंग, यानी कि वो बोरोवर जो लोन लेने आया है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, वो जो हमसे लोन लेगा उस पैसे को कहाँ लगाएगा, और जिस बिज़नेस में लगाना चाह रहा है वो बिज़नेस का आउटलुक कैसा है इस समय, फ्यूचर में उसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, और क्या उसका सिक्योरिटी क्या मिलने वाली है उस लोन में हमें। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनको बैंक को देखना होता है, और क्या जो सिक्योरिटी मिल रही है वो वाइबल है और सफिशिएंट है उसको कवर करने के लिए। तो सारी चीज़ें हैं, ये सब
सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बैंकर के दिमाग में आते हैं, और फाइनेंशियल्स कैसे रहे हैं, उसके पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है, तो ये सारे जो हैं वो देखना। और इन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं बैंकर फाइंड करता है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के द्वारा। तो उसी को जो अप्रेजल, लोन अप्रेजल जो है वो उसी को हम कहते हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड करना। अब अलग अलग लोन जो होते हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी अलग अलग होती हैं। कॉम्प्लेक्सिटीज़ फॉर अप्रेजल डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर लाइक अमाउंट इन्वॉल्व, ड्यूरेशन एंड पर्पस ऑफ लोन, कैटेगरी ऑफ बोरोवर, रिस्क इन्वॉल्व। तो कोई भी पर्सन अगर लोन लेने आया है, मान लीजिए कोई अगर 1 लाख का लोन लेने आया है और कोई 1 करोड़ का लोन लेने आया है, तो दोनों लोन में सेम अप्रेजल नहीं हो सकता, दोनों की अप्रेजल की कंडीशंस अलग अलग होंगी। जो 1 करोड़ का लोन लेने आया है या 10 करोड़ का लोन लेने आया है, उसके लिए अलग गाइडलाइन बैंक की होंगी, अलग तरह की जो अप्रेजल में अलग तरह की जो ज़्यादा ध्यान रखना होगा, ज़्यादा टीडीएस प्रोसेस होगी, ज़्यादा क्वेश्चंस उनसे पूछे जाएंगे, ज़्यादा चीज़ें एनालिसिस होगी। जबकि अगर कोई छोटा लोन लेने आता है उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ कम होती हैं, उसमें चीज़ें कम होती हैं। तो जितनी कम, इसमें यही कहा गया है कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो होती हैं वो कई फैक्टर पे डिपेंड करेंगी, यानी कि अमाउंट इन्वॉल्व, ये हो गया एक फैक्टर, कितने का है, 1 लाख का है या 1 करोड़ का है। ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए लोन लिया जा रहा है, 1 साल के लिए या 20 साल के लिए। पर्पज़ ऑफ लोन, यानी कि किस पर्पज़ के लिए वो लोन लिया जा रहा है, उसका पर्पज़ क्या है। कैटेगरी ऑफ बोरोवर, तो बोरोवर जो है वो किस कैटेगरी में है, यानी कि इंडिविजुअल है कोई, या कोई कंपनी है, या कोई पार्टनरशिप फर्म है। इनके लिए जो प्रोसेस हैं वो अलग अलग होती हैं, और इसमें रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व हैं। तो हर एक बोरोवर के लिए, हर एक लोन के केस में रिस्क जो हैं वो अलग अलग होती हैं। तो इन सभी के बेसिस पे जो है अप्रेजल अलग अलग होता है हर एक लोन का। फॉर अप्रेजल लेंडर डिपेंड्स ऑन द बिलो मैंशनड इन्फॉर्मेशन या रिकॉर्ड। तो बिलो मैंशन जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ रिकॉर्ड या इन्फॉर्मेशन है, उसके थ्रू ही बैंकर जो हैं वो क्या करते हैं, लेंडर जो हैं वो क्या करते हैं, लोन अप्रेजल करते हैं। तो बैकग्राउंड, क्रेडिट हिस्ट्री एंड मार्केट रिपोर्ट ऑफ द बोरोवर। तो किसी भी बोरोवर की बैकग्राउंड, क्रेडिट हिस्ट्री और मार्केट रिपोर्ट उसकी कैसी है उसको चेक किया जाता है। तो उसका वही तरीका है, यानी कि पुरानी जहाँ उसके अकाउंट रहे हैं उनके स्टेटमेंट्स वगैरह देखे जा सकते हैं, या उनकी जो CIR निकाली जा सकती है। ऐसे ही सेकंड है फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ बोरोवर एज रिप्रेजेंटेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड उसका कैसा रहा है, तो उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो देखी जा सकती हैं, जो बैलेंस शीट हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हैं, वो सभी देखी जा सकती हैं। टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑफ एक्टिविटी प्रपोज्ड, तो वो पर्टिकुलर पर्सन बोरोवर जो है उस फंड को, यानी कि उस लोन को कहाँ पैसे लगाने वाला है, तो उस जो प्रोजेक्ट में लगा रहा है वो टेक्निकली या इकोनॉमिकली फीजिबल है, वायबल है, तो उसकी जो एक्टिविटी की उसकी रिपोर्ट जो है उसके बेसिस पे भी अप्रेजल किया जाता है। सिक्योरिटीज़ ऑफर्ड एंड देयर वैल्यू एंड रीजन रिलायबिलिटी, तो सिक्योरिटी क्या क्या ऑफ़र की जा रही हैं, उनकी कितनी वैल्यू है, कितना लोग परसेंटेज किस तरह से उसमें कवर की जा रही है, लोन के कितने % हैं वो, और रियलाइजिबिलिटी कि जो सिक्योरिटी वो पर्सन दे रहा है, चाहे भले ही उसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, बट दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि क्या वो रियलाइजेबल हैं, यानी कि सरफेसी एक्ट उन पर लागू हो रहा है क्या, या क्या वो ऐसी जगह हैं कि अगर ज़रूरत पड़ने पर बैंक आसानी से उनको बेचकर या लिक्विडेट कर कर अपना जो अमाउंट है वो रिकवर कर सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेसिकली अप्रेजल में ये चारों चीज़ें जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनके बेसिस पे ही अप्रेजल कोई भी लेंडर करता है। नेक्स्ट आता है डिलीवरी। तो डिलीवरी है, दिस रिलेट्स टू द लीगल एस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड क्रिएशन ऑफ चार्ज ओवर सिक्योरिटी, मेथड ऑफ डिलीवरी लाइक CC और TL। तो डिलीवरी में 2 एस्पेक्ट बेसिकली देखे जाते हैं इसमें। एक तो लीगल एस्पेक्ट, डॉक्यूमेंटेशन कराना, और क्रिएशन ऑफ चार्ज ओवर सिक्योरिटी, तो चार्ज, सिक्योरिटी पे चार्ज क्रिएट करना। EM हो, मोस्टली जो है बैंक EM ही करते हैं, तो मॉर्गेज करना, उसको सरसाई में चढ़ाना, तो ये सभी पार्ट डॉक्यूमेंटेशन हो गया। तो ये हो गया डिलीवरी का पार्ट। और नेक्स्ट है कि मेथड ऑफ डिलीवरी, किस तरह से वो पर्टिकुलर जो फंड है, जो सैंक्शन लिमिट की गई हैं, वो कैसे डिलीवर की जाएंगी कस्टमर को, CC की फॉर्म में या टर्म लोन की फॉर्म में या कोई और, तो ये डिलीवरी में आएंगे। कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग, तो कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, नेसेसरी टू इंश्योर सेफ्टी एंड एंड यूज़ ऑफ द लोन। तो कंट्रोल करना और मॉनिटर करना कि पर्टिकुलर एक बार आपने डिसबर्समेंट कर दिया तो उसको मॉनिटर करना भी ज़रूरी है। इट इज़ ऑल्सो इन इंटरेस्ट ऑफ बोरोवर एज बैंक में प्रोवाइड हेल्प इन एनी अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस। तो कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग दोनों के लिए ही यूज़फुल है, बैंकर के लिए भी कि बैंक कम से कम एंड यूज़ वेरीफाई कर सके और अपने फंड्स की सेफ्टी का ध्यान रख सके, तो उसके लिए कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग ज़रूरी है। और बोरोवर के लिए भी एक तरह से ज़रूरी
बेनिफिशियल है, उसके फ़ायदे में है कि अगर बाई चांस कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, कोई अनसीन, कोई अनफोर्सिन कोई सर्कमस्टांसेस होते हैं और अनएक्सपेक्टेड कोई लॉस हो जाता है उसको, तो उस केस में बैंक आगे आके उसकी हेल्प कर सकता है, उसके अकाउंट्स वगैरह रीफेज उसका कर सकता है या उसको एडिशनल कुछ फैसिलिटी दे सकता है। तो ये है। नेक्स्ट है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। तो क्रेडिट रिस्क तो एक इम्पॉर्टेंट जो मेजर जो रिस्क फैक्टर है जो बैंक के द्वारा फेस किया जाता है, क्योंकि जहाँ भी क्रेडिट इन्वॉल्व है, बैंक अगर क्रेडिट दे रहा है तो वहाँ पर क्रेडिट रिस्क तो रहेगा ही, तो उसको मैनेज करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट सूटेबल पॉलिसीज़ आर मेड टू आइडेंटिफाई मेजर एंड कंट्रोल इट। तो क्रेडिट पॉलिसी के लिए भी सूटेबल और पॉलिसीज़ बनाई जाए, उनको मेज़र किया जाए कि कितना क्रेडिट रिस्क है और उसको अकॉर्डिंगली मैनेज किया जाए। रीस्ट्रक्चरिंग, रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी। तो रीस्ट्रक्चरिंग, रिहैबिलिटेशन और रिकवरी क्या है? अब अब आप देखिए कि कोई भी लोन, चाहे कितनी भी आप अप्रेजल कर लीजिए, कितना भी अच्छी तरह से लोन दिया जाए, बट उसमें डिफ़ॉल्ट के चांसेस हमेशा ही रहते हैं। अब डिफ़ॉल्ट के चांसेस कुछ एक परसेंटेज हमेशा रहेंगे, कुछ लोन हमेशा ख़राब ज़रूर होंगे। 100% आप श्योर नहीं हो सकते कि जितने भी लोन किए हैं सब के सब ठीक रहेंगे। तो कुछ एक लोन जो ख़राब होते हैं, यानी कि जो प्रॉपर नहीं चल पाते हैं, अब उसमें दो रीज़न हो सकते हैं। क्रेडिट डिफ़ॉल्ट कैन अकर ड्यू टू जेन्युइन बिजनेस प्रॉब्लम्स और इट मे बी इंटेंशनल। अब या तो वो बोरोवर है, जो पर्टिकुलर बोरोवर है, उसका बिज़नेस ही किसी वजह से नहीं चल पा रहा है, यानी कि उसकी जो मंशा है वो ठीक है, वो ईमानदार है, अपना काम करना चाह रहा है, बिज़नेस करना चाह रहा है। लेकिन जैसे अभी एग्जांपल देखें, कोई बिज़नेसमैन है, वो काम करना चाह रहा है, सब कुछ ठीक है, दुकानदार है, लेकिन लॉकडाउन लग गया है। अब लॉकडाउन लग गया है तो उसकी दुकान ही नहीं खुल पा रही है, उसका बिज़नेस चौपट हो रहा है, उसकी लेबर चली गई, भाग गई, तो मतलब वो कैसे काम करेगा, बिज़नेस आगे कैसे चलेगा? तो कुछ ऐसे जेन्युइन रीज़न भी होते हैं। कोई स्टार्टअप है जिसने काम शुरू किया और कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई, कुछ चेंजेस ऐसे हो गए कि जो वो पर्टिकुलर जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था वो ऑब्सोलीट हो गई, या कोई नेचुरल कैलेमिटी कुछ ऐसी आ गई, कोई घर में कोई ऐसा हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, या कुछ और कोई भी ऐसे रीज़न हो सकते हैं, जेन्युइन रीज़न। तो जेन्युइन बिजनेस प्रॉब्लम की वजह से डिफ़ॉल्ट हो सकता है। और दूसरा है विलफुल डिफ़ॉल्ट, जहाँ पर इंटेंशनली कोई पर्सन जो है वो डिफ़ॉल्ट करता है, यानी कि वो जो पैसा मिला उसने कहीं और डाइवर्ट कर दिया, और जो, या फिर उसके पास पैसा है, काम ठीक चल रहा है, बट वो बैंक को पैसा दे नहीं रहा है, तो वो वहाँ पर बिल्कुल डिफ़ॉल्ट की कंडीशन आती है। अब जहाँ पर जेन्युइन रीज़न की वजह से डिफ़ॉल्ट अगर कहीं हुआ है, किसी बिज़नेस में लॉस हुआ है, तो वहाँ पर बैंक नॉर्मली क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट केस में बैंक जो है पॉसिबिलिटी देखते हैं कि उस पर्टिकुलर अकाउंट को रिवाइव कैसे किया जा सकता है, रिहेबिलिटेट कैसे किया जा सकता है, क्या कोई एडिशनल सपोर्ट दे के, कुछ एडहॉक दे के, एडिशनल फैसिलिटी दे के, या उसको अकाउंट को रीफेज या रीस्ट्रक्चर करके, तो किस तरह से इसको बचाया जा सकता है। तो अगर इनमें कोई पॉसिबिलिटी होती है तो फिर वो मेजर लिए जाते हैं। और जहाँ पर जिन केसेस में ये रिहेबिलिटेशन प्रोसेस अगर करने के बाद भी, ये सारे प्रोसेस करने के बाद भी अगर वो काम नहीं करता है, तो फिर तो वही रिकवरी प्रोसेस ही स्टार्ट करने होंगे। ऐसे ही जो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के केसेस हैं, उन वहाँ पर भी बैंक को रिकवरी प्रोसेस ही स्टार्ट करना होता है। नेक्स्ट आता है साथियों रीफाइनेंस। तो रीफाइनेंस क्या है कि एक बार, जैसे कि नाम ही है इसका रीफाइनेंस, तो एक बार बैंक जो है, बैंक ने बोरोवर को फाइनेंस कर दिया। अब बैंक को अगर लिक्विडिटी की फर्दर ज़रूरत पड़ती है तो बैंक क्या करता है, अपने जो फाइनेंस किए हुए की अगेंस्ट में, जो आरबीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, या कुछ सिडबी हैं, तो इनसे रीफाइनेंस ले लेता है, उसी अपने जो फाइनेंस है उसके अगेंस्ट में फाइनेंस ले लेता है। इसको हम रीफाइनेंस कहते हैं। तो रीफाइनेंस कब लेने की ज़रूरत बैंक को पड़ती है, जब उनको लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट होती है। इट बिकम्स इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ लिक्विडिटी टू द बैंक। देयर आर वेरियस नॉर्म्स फॉर अवेलिंग रीफाइनेंस फ्रॉम नाबार्ड, सिडबी, आरबीआई इन सर्टेन प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस। तो नॉर्मली जो प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस हैं कई एक, वहाँ पर ये रीफाइनेंस की सुविधा बैंक को मिली हुई है। इवन इफ बैंक अवेल्स रीफाइनेंस, द क्रेडिट रिस्क रिमेन्स विद बैंक ओनली। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाहे भले ही बैंक रीफाइनेंस ले ले, या नाबार्ड से, सिडबी से, या आरबीआई से, तब भी क्रेडिट रिस्क जो रहेगा वो बैंक का ही रहेगा। यानी कि अगर लोन डिफ़ॉल्ट होता है, कुछ उसमें कुछ खराबी आती है, तो पैसा जो डूबेगा वो बैंक का ही डूबेगा, वो इन संस्थाओं का, नाबार्ड का, आरबीआई का नहीं डूबेगा। तो ये रीफाइनेंस हो गया। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था। इसके बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है इस यूनिट का, वो पार्ट 2 जो आएगा इसका, उसमें आएगा। तो पार्ट 1 में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो CIB एग्ज़ाम देने जा रहे हैं।
और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।